ऑलराइट, सो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था अबाउट मिबॉर एंड लिबॉर. ओके, सो इन द लास्ट क्लास हमने बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स शुरू किए थे, जिसमें हमने रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स कुछ पढ़े कि किस तरीके से रिवाइज किए गए हैं कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स के नॉर्म्स. ठीक है, एंड लिबॉर पढ़ा कि आरबीआई ने अपना ट्रांजिशन कर लिया है लिबॉर से टू मिबॉर, एंड मिबॉर कैन बी आर्टिकुलेटेड और कैलकुलेटेड फ्रॉम मिबिड, या एक और टर्म है इसी से रिलेटेड मिफॉर, वो हमने नोट्स में भी आपको प्रोवाइड किया. ऑल राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेज एंड मीन्स एडवांसेस. वेज एंड मीन्स एडवांसेस. ठीक है, हाँ जी, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी वेज एंड मीन्स एडवांसेस का मीनिंग नहीं पता हो? एनीवन? भूल गए? चलो, अब आज अभी पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं. ठीक है, इसके बाद नहीं भूलना, नहीं तो फिर 4 साल बाद याद करना. ठीक है, ओके. सो वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या है? हमने कहा कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जब भी किसी रनिंग फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को लगा कि हमारे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर में कोई मिसमैच है, ठीक है, से अभी जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारे पास फ्रॉम 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25, तो अभी ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ. तो अगर आज गवर्नमेंट को लगे कि हमारे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर में कोई मिसमैच है, जितना हमने सोचा था कि हमें पैसा मिलेगा और जितना हमने एक्सपेंडिचर करना था, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, पैसा उतना नहीं मिला, तब गवर्नमेंट क्या करेंगे? आरबीआई से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन ले सकते हैं. तब गवर्नमेंट आरबीआई से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन ले सकते हैं. ठीक है, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के लिए कंडीशन क्या है कि ये लोन तभी अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट जब रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर में मिसमैच होगा. ठीक है, या आप एक और वर्ड देख सकते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स में, अगर ऐसा सवाल आता है कि कैश में मिसमैच है. अगर इन दोनों वर्ड्स के अलावा कोई वर्ड नहीं है ना, तो फिर वेज एंड मीन्स एडवांसेस अप्लाई नहीं होगा. कैश में मिसमैच. ठीक है, अगर लिखा जाए कि फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप वेज एंड मीन्स एडवांसेस करते हो, रॉन्ग. अगर आ जाए रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप वेज एंड मीन्स एडवांसेस करते हो, तो रॉन्ग. तो किसी भी तरह का डेफिसिट वर्ड लिखा हुआ आ जाए, फिर अगर पूछा जाए कि क्या ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस लागू होता है, तो नहीं, वो स्टेटमेंट सरासर गलत. ठीक है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट तो गवर्नमेंट तब निकालेंगे जब ये ईयर कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट ईयर जब बजट इंप्लीमेंट होगा तब पता लगेगा कि हाँ पिछले साल में कितना फिस्कल डेफिसिट हुआ. तो वो तो फिस्कल डेफिसिट का फाइनेंशियल ईयर ही कंप्लीट हो गया, तो इसलिए वहाँ पे ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस लागू नहीं होता. तो अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्लियर है. ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन के जिस फाइनेंशियल ईयर में ये लोन लिया है उसी फाइनेंशियल ईयर में ये रीपे करना होगा, ये कंडीशन है. से अगर आज गवर्नमेंट 17 को 17 ही है ना, यस, तो 17 को अगर गवर्नमेंट लोन लेते हैं, ठीक है, तो 31 से पहले पहले ये लोन रीपे करना होगा. ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा 31 को. ऑल राइट, अब इसमें करंट अफेयर क्या आया? 2023 में गवर्नमेंट ने, सॉरी, आरबीआई ने यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट्स
और यूटीज को भी अलाउ कर दिया कि आप भी वेज एंड मीन्स एडवांसेस का लोन ले सकते हो। ठीक है, 2023 में आरबीआई ने अलाउ कर दिया स्टेट्स गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को कि आप भी वेज एंड मीन्स एडवांसेस के नाम का लोन ले सकते हो। बिफोर 2023 वेज एंड मीन्स एडवांसेस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अच्छा, वेज एंड मीन्स एडवांसेस आए कब थे, कब से शुरू हुए थे? 14। सारा कुछ मोदी जी ने नहीं किया, बच्ची कहती 2014। ठीक है, सारा कुछ मोदी जी ने नहीं किया। इट्स अ करंट अफेयर्स क्लास ऑफ द इकोनॉमी, यू नीड टू ब्ला 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 ब्ला। ओके, हाँ, यस, 1991। अब सारा कुछ मनमोहन सिंह जी ने भी नहीं किया। 2003 with the FRBM Act। 2003 FRBM एक्ट में आता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अनऑफिशियली या हम कहेंगे नॉन स्टेच्यूटरी फॉर्म में ये 1997 में आ गया था। ठीक है, बट तब इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे या एक अलग से एक्ट नहीं था। 2003 में इसके लिए FRBM आ गया था। ठीक है, ओके। तो 2023 का क्या करंट अफेयर है कि स्टेट्स और यूटीज को भी अलाउ कर दिया। अब 2024 का क्या करंट अफेयर है कि स्टेट्स और यूटीज जाएंगे आरबीआई के पास कि हमें वेज एंड मीन्स एडवांसेस का लोन चाहिए फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इट इज़ नाउ अप टू द विल ऑफ आरबीआई कि वो किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को कितना लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसमें उसने सारी स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज का मिला के एक पूल बनाया हुआ है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के नाम का फंड, कि कौन सी स्टेट्स या कौन सी यूनियन टेरिटरीज कोई भी हमसे लोन लेने आएगा तो हम वेज एंड मीन्स एडवांसेस के नाम का कितना लोन देंगे। ठीक है, वो 2023 में सेट किया गया था 47,000 करोड़ का, अब वो बढ़ाकर 60,000 करोड़ कर दिया है। इनिशियली 23 में जब ये फंड बनाया था कि आरबीआई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भी वेज एंड मीन्स एडवांसेस का लोन दे सकता है, तो ये 47,000 करोड़ का था। अब इसको इंक्रीज करके 60,000 करोड़ का कर दिया है। जो एग्जैक्ट नंबर है वो 47,017 करोड़ एंड 60,118 करोड़। एग्जैक्ट नंबर्स आप याद नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ याद करना है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस आर नाउ एप्लीकेबल ऑन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। ठीक है, ऑल राइट। जो कि हम नॉर्मल जब ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स या स्टैटिक इकोनॉमी पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि नहीं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस नहीं लागू होते। हमने क्लास में भी यही पढ़ा था कि हाँ जी, वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्टेट्स और यूटीज पर लागू नहीं होते। स्टेट और यूटीज मांगेंगे, वो आरबीआई की मर्जी होगी, आरबीआई ने प्रोवाइड करना या नहीं करना। अब आरबीआई की मर्जी नहीं है, आरबीआई ने एक अलग से फंड बना दिया है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आरबीआई से वेज एंड मीन्स एडवांसेस का लोन मांगेंगे एंड आरबीआई इज नाउ बाउंड टू गिव देम द लोन ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस। बट कितना लिमिट है वो आरबीआई कहता है वो मेरी मर्जी है कितना लोन प्रोवाइड कर। वेज एंड मीन्स एडवांसेस फंड फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बैलेंस शीट में जाएगा नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि उसी फाइनेंशियल ईयर में क्लियर हो गया। बैलेंस शीट तो बनेगी 31 मार्च को, वो 31 मार्च से पहले पहले क्लियर करना है, बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। शॉर्ट टर्म में लेजर बनते हैं, जिन पंजाबी च बही खाते करने हैं। ठीक है, तो वो लेजर बनेंगे, लेजर में वो जरूर एंट्री करेगा कि हाँ जी किसी स्टेट ने लोन लिया है। वो आज के टाइम पे एक्सेल फाइलें ठीक है, वो एक्सेल फाइल्स में रिकॉर्ड जरूर करेगा। ऑल राइट, सो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स
सॉरी। ये एक बाय एनुअल रिपोर्ट है। ये एक सॉरी बाय एनुअल रिपोर्ट है, मतलब एक साल में 2 बार ये बनाया जाता है, 6 मंथ्स के गैप पर, पहले जुलाई में देन दिसंबर में। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या कहता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कहता है कि सर आरबीआई या बैंकिंग सेक्टर या सारे फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज या कौन कौन से बैंक्स या कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज को ज़्यादा बेटर किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड किया। ठीक है। उसका कोई पैरामीटर सेट किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम रैंकिंग करेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स या कौन कौन सी कंपनीज ने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म किया है इन इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का वर्ड समझने के लिए आपको इंक्लूजन का मीनिंग पता होना चाहिए। इंक्लूजन क्या है? जैसा हमने पहले क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी सेक्टर, किसी भी सेक्शन, किसी भी क्लास ऑफ सोसाइटी को नहीं पीछे छोड़ना है हमने ग्रोथ में। अब यहाँ पे वर्ड लिख दिया फाइनेंशियल, तो इसका मतलब फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ में सारे सेक्टर्स, सारे सेक्शंस और सारी क्लासेस ऑफ सोसाइटी को ऐड करते हुए चलना। ठीक है। अब इसमें आप जब भी कोई भी ऐसा नया स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिससे कोई ना कोई पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी फाइनेंशियल एरिया में आ जाए, हम उसे कहेंगे कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं। ठीक है। से फॉर एग्जांपल आज तक की इंडिया की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टेप था वो था प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में ये लॉन्च होता है। 2014 से पहले, प्रधानमंत्री जन धन योजना आने से पहले इंडिया में 25% पॉपुलेशन के पास भी बैंक अकाउंट्स नहीं थे। 25% पॉपुलेशन के पास भी बैंक अकाउंट्स नहीं थे। और आज जब इस स्कीम को आए हुए लगभग 11 साल होने वाले हैं, तब हम देखते हैं तो प्रेजेंटली अराउंड 52% पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। जिसके थ्रू ज़्यादा कैशलेस, पेपरलेस, फेसलेस मैनर में हम ट्रांजैक्शंस को प्रमोट कर पाते हैं। ठीक है। कैशलेस, पेपरलेस, फेसलेस मैनर में हम ट्रांजैक्शंस को प्रमोट कर पाते हैं। तो या तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम मेंस की बात करें, कि गवर्नमेंट के मेजर्स बताओ, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो हाँ जी, बताइए आप कौन कौन से मेजर्स कोट करेंगे। एक तो हो गया चलो प्रधानमंत्री जन धन योजना, और नहीं वो तो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लिखेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन में मतलब आप कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है। कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बने। यूपीआई, वेरी गुड। और क्या चीज़? हाँ, वेरी गुड। स्वनिधि योजना, स्वनिधि योजना। और कौन सा? किसान, पीएम किसान कह सकते हैं हम, बिल्कुल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है उन्हीं फार्मर्स को जिनका जनधन योजना अकाउंट होगा। ठीक है। तो इसको लिंक अप कर लेंगे। और
नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वेरी गुड। ओके, ठीक है। अच्छा, वो आप सारे जो हमने क्लास में पढ़े थे ना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, एनपीसीआई के, जितने भी हमारे एनपीसीआई के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे, वो यूपीआई लाइट, यूपीआई एक्स, या भारत पे, या मर्चेंट पे, जितना भी हमने डिफरेंट डिफरेंट एनपीसीआई के मैसेज पढ़े थे, वो आप सारे यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ बिल्कुल, क्रेडिट मैकेनिज्म में कौन सा लिखेंगे? ट्रेड्स पोर्टल लिखेंगे। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है। तो आपके पास एक अच्छा आंसर लिखने के लिए अराउंड 10 से 12 अब स्कीम्स आपको पता है। ठीक है, बस वो मौके पे याद कर लेना कि हाँ जी, पढ़े तो थे, यही लिखने हैं। ठीक है। बस जब भी इंट्रोडक्शन लिखना है ना, तो ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है कि विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या परफॉर्मेंस रहा इंडिया का, या क्या परफॉर्मेंस रहा किसी पर्टिकुलर स्टेट का, से पंजाब का अगर आ जाए, ठीक है, तो क्या पैरामीटर्स हैं इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के, और प्रेजेंट गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स बताओ फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। कुछ इस तरीके से वो कंपाइल कर देंगे आपकी स्टैटिक नॉलेज को करंट नॉलेज के साथ। तो आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है ये पता होना चाहिए, इसके क्या पैरामीटर्स हैं ये पता होना चाहिए। देन प्रेजेंटली या एक करंट मोड में गवर्नमेंट कौन कौन से स्कीम्स ला रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पे वापस आते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में 3 पैरामीटर्स रहते हैं हमारे पास। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में 3 पैरामीटर्स रहते हैं हमारे पास। सबसे पहले एक्सेस, एक्सेस, second one usage, second one usage, and third one quality, third one quality। जिसमें जो इनका वेटेज है 35%, 45% एंड 20%। ठीक है, क्या हो गया? 35%, 45% एंड 20%। एक्सेस में हम क्या कोट करेंगे? कितना इजी है किसी सिटीजन के लिए बैंक में जाना। सबसे पहले जब भी हम एक्सेस की बात करेंगे ना, तो वहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वीनियंस का, कि आपके घर के कितना पास है किसी फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाला पर्सन या कंपनी या बैंक, कोई भी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अनबैंक्ड एरियाज होते हैं, अंडर बैंक्ड एरियाज होते हैं, पढ़ा था हमने। तो अनबैंक्ड एरिया है या अंडर बैंक्ड एरिया है, इसका मतलब मुझे कन्वीनियंस ही नहीं है, मेरे घर के पास बैंक ही अवेलेबल नहीं है, या मेरे एरिया में इतने बैंक अवेलेबल नहीं है कि वो मेरे एरिया के सारे लोगों की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाए। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि एक्सेस अच्छा नहीं है। एक्सेस में सबसे पहले आएगा कन्वीनियंस, कि मेरी लोकेलिटी के पास कितना इजी और कितना नियर बाय हमें अवेलेबल है कोई फाइनेंशियल सेक्टर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक्सेस में ही लिखेंगे हम कन्वीनियंस के साथ कि आप को कितना इजी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कितना इजी आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, कि मैं बैंक में गया, ठीक है, उन्होंने मुझे बैंक में प्यार से बिठाया, पानी पिलाया, लो जी आप फॉर्म भरो, ठीक है, 10 या 15 मिनट में मेरा प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट ओपन हो गया।
ठीक है, तो कितना इजी है टू एक्सेस द सर्विस, कितना इजी है सर्विस को ग्रहण करना, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर एक्सेस। ऑल राइट। नाउ फॉर यूजेस, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंज्यूमर कितना इजीली यूज कर पा रहा है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल सर्विस को। ठीक है, कि हमने कहा जब या आपने भी फेस किया होगा 2017-18 में जब यूपीआई बहुत लेटेस्ट आया था, तब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं वो फेलियर हो जाते थे, कोई इंटरनेट इश्यूज़, कनेक्टिविटी इश्यूज़, बैंक सर्वर डाउन है जी। ठीक है, तो यूज़ेबिलिटी अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट ने हमें यूपीआई तो प्रोवाइड कर दिया, एक्सेस तो हमारा बढ़ा दिया, बट यूज़ेबिलिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए यूजर्स को ज़्यादा वेटेज प्रोवाइड किया गया है कि कितना इजीली यूज़ कर पा रहा है आपका सिटीजन किसी फाइनेंशियल सर्विस को। ठीक है, एंड देन क्वालिटी, क्वालिटी में क्या लिखेंगे? हाँ जी, वो तो फिर यूजेस में चला गया। हाँ हाँ, वही तो, क्वालिटी में क्या लिखेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी? अगर आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी? क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विस। हाँ, सर्विस की टर्म में बता दो क्वालिटी का मीनिंग। सर मैं तो आही अंग्रेजी जी मसा इकट्ठी करके जो रही। देखिए, क्वालिटी वर्ड का ना अपना कोई मीनिंग नहीं है, ये एक डिनोटेटिव सा वर्ड है। हर पर्सन अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्वालिटी वर्ड का कुछ मीनिंग रख लेता है। किसी के लिए क्वालिटी हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल हम कोई शर्ट परचेज करना चाहते हैं, किसी के लिए क्वालिटी हो सकता है एक बढ़िया सा कलर मिल जाए शर्ट का, बढ़िया क्वालिटी वाला हो। किसी के लिए स्टफ़ हो सकता है किसी मटेरियल का कि वो क्वालिटी अच्छा होगा। ठीक है, किसी के लिए मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, शेप हो सकता है। तो क्वालिटी वर्ड का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, ये एक डिनोटेटिव सा वर्ड है। अब यहाँ पे क्वालिटी का कहता है कि आप किसी कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग कितने टेलर्ड कर सकते हो सर्विसेज को, वो है यहाँ पे मीनिंग क्वालिटी का। ठीक है, हाउ द सर्विसेज कैन बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर कहे कि सर अकाउंट मुझे ओपन करना है, बट मैं गांव में रहता हूं, मेरा बेटा जी किसी दूसरे शहर में पढ़ता है, तो हमें 2 एटीएम्स प्रोवाइड कर दीजिए जो हम दोनों ऑपरेट कर पाएँ। तो क्या बैंक वाले कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं उन्हें या नहीं? ठीक है, या चलो एटीएम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो से 2 चेकबुक प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कितनी टेलर्ड है आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स, दैट विल शो द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। राइट, कि सरकार ने अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट खोल दिए, बैंक खोल दिए, ठीक है, एटीएम में गए, एटीएम में कैश अवेलेबल ही नहीं है, या एटीएम भी बना दिए, ठीक है, एटीएम में लाइट नहीं आती। ठीक है, किसी गांव के, राजस्थान के किसी एरिया के बारे में सोचिए कि एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वो। ठीक है, और 100 किलोमीटर तक का कोई गांव भी नहीं नजर आ रहा। ठीक है, मरुथल ही मरुथल है वहाँ, वो सबसे ज़्यादा अनबैंक्ड अंडर बैंक्ड एरिया होगा, और वहाँ पे कितना ही आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लोगे। फिर वहाँ पे चलो नियो बैंक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, या इंटरनेट सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर वहाँ पे बात आएगी क्या गवर्नमेंट वहाँ पे कनेक्टिविटी इश्यूज़ को संभाल पा रहे हैं। तो इसलिए ये तीनों पैरामीटर्स रखे गए हैं कि किस तरीके से आपके सिटीजन्स एक्सेस कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं, और क्या उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको टेलर्ड सर्विसेज मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो दिस विल बी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, ये स्कोर मिलेगा, ये वेटेज है। से मान लीजिए एसबीआई बैंक कोई ना कोई स्कीम लेके आया फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए,
उसमें कितना एक्सेस प्रोवाइड किया उस स्कीम में अपने सिटीजन्स को या अपने कस्टमर्स को, कितना यूजेस कितना क्वालिटी, ये मिला के 100% होना चाहिए। बाकी स्कोर मिलेगा कितना कम होगा। हाँ जी, ये वेटेज है, ये वेटेज है कि अगर कोई कस्टमर कहे कि हाँ मैं तो सर्विस को अडाप्ट कर पा रहा हूँ इजीली बट यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ इजीली, तो ये वाला तो पार्ट ठीक है उस स्कीम का, ये वाले पार्ट में प्रॉब्लम। समझे कि अगर आप बैंक में गए, आपने कहा जी मेरे को अकाउंट खोलना तो बहुत ईजी है पर मैं बैंक में जाके कल को बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाती हूँ इजीली, तो यहाँ पर फिर मिलेगी उस स्कीम को वेटेज या उस कंपनी को वेटेज कि भाई आप सरकार के कहने पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कीम्स तो लेके आ रहे हो पर आपकी स्कीम ढंग से काम नहीं कर रही, तो यूजेज वाली वेटेज कम हो जाएगी। फिर जब ये वेटेज कम होगी तो नंबरिंग मिलेगी, नंबरिंग रहेगी 0 to 100। 0 मतलब बिल्कुल भी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है आपका अच्छा, 100 मीन्स परफेक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जितना ज़्यादा अच्छा आपकी स्कीम काम करेगी इन तीनों ग्राउंड्स पर, उतना आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन में रैंकिंग ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगी। ठीक है, यस सर, ओके। ना इसमें कई बार ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, मतलब कौन कौन सी कंपनीज का या कौन कौन से फाइनेंशियल सेक्टर के इंटरमीडियरीज का हम इंक्लूड करते हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में। अब फाइनेंशियल सेक्टर में ना ज़्यादातर हमारे दिमाग में 2-3 कंपनीज ही आती हैं, या तो बैंकिंग कंपनीज या फिर कैपिटल मार्केट के इंटरमीडियरीज या मनी मार्केट के इंटरमीडियरीज। ठीक है, बट इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स कैन बी एंटरटेन्ड इन या कैन बी पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक है, 4 ऑप्शन है, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर करेक्ट। से फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का कोई क्वेश्चन फ्रेम हो गया। ठीक है, तो बैंक्स तो आएंगे पार्टिसिपेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इंश्योरेंस कंपनीज इसमें आएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जब हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे ना, पैसे से रिलेटेड सर्विसेज जो कि आपको या तो बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक में जो मेजरली हम 2 मेन फंक्शन बैंक के पढ़ते हैं, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है, फिर कहते हैं जैसे जैसे नया मॉडर्न ज़माना आया, फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ी, ठीक है, उसमें आ गया इंश्योरेंस भी। अब इंश्योरेंस को 2 तरीके से हम यूज़ कर पाते हैं। एक तो इंश्योरेंस हमें सेविंग्स के रूप में हेल्प करता है, ठीक है, कि हम किसी के लिए कुछ इनहेरिटेंस छोड़ जाएं, राइट। एंड सेकंड, अब इंश्योरेंस को हम इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी के रूप में भी इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अंडर बोल दिया कि अगर कोई पर्सन इंश्योरेंस कराता है तो उसे इनकम टैक्स के बेनिफिट्स मिलेंगे, उसे उतने अमाउंट पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, फिर बैंकिंग कंपनीज वालों ने इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी में बढ़ाने के लिए बोल दिया कि हाँ जी 5 साल का आपको इंश्योरेंस प्लान कराओ, ठीक है, से 9 साल बाद आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा विद इंटरेस्ट या विद कोई लमसम अमाउंट मिलेगा। तो अब इंश्योरेंस एक सेविंग टूल ही नहीं रहा, वो इन्वेस्टमेंट टूल भी बन गया है, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज को भी ऐड कर लिया इस इंडेक्स में। ठीक है, देन लिखिए पेंशन फंड। पेंशन फंड all mutual funds and depository companies, all म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड चाहे वो मनी मार्केट का म्यूचुअल फंड है, मतलब वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, या वो कैपिटल मार्केट का म्यूचुअल फंड है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो सारे म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरी कंपनीज। ठीक है, डिपॉजिटरी कंपनीज का मीनिंग क्लियर है? डिपॉजिटरी कंपनीज याद है हमने कैपिटल मार्केट में पढ़े थे, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं इंडिया की कैपिटल मार्केट के अंदर फॉरेन की ही करेंसी में। यस, ठीक है।
तो जितने भी डिपॉजिटरी कंपनीज हैं, ठीक है, अब इसमें ना ये भी आएगा पॉइंट कि फाइनेंशियल सर्विसेज को हमें एक्सेस करना है। फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए अगर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आज हम किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज को नहीं एक्सेस कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। यस, तो गवर्नमेंट कितनी इजीली आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रही है टू आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए आपको फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, उनको भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में ऐड किया गया है। क्लियर? इसीलिए डिपॉजिटरी कंपनीज का नाम आया है, क्योंकि डिपॉजिटरी कंपनीज आपको क्या ओपन करके देते हैं? डीमैट अकाउंट, ठीक है, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिसकी हेल्प से आप शेयर्स या कैपिटल मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं। तो इसलिए नाम आता है डिपॉजिटरी कंपनीज का भी। ठीक है, क्लियर सर? ओके, सो दिस इज फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। एनबीएफसीज भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, एनबीएफसीज भी आएंगे। ठीक है, वो अगर ब्रॉड कैटेगरी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। हमने लिखा बैंकिंग, लिखा इंश्योरेंस कंपनीज, लिखा पेंशन फंड कंपनीज, लिखा देन ऑल म्यूचुअल फंड्स एंड डिपॉजिटरीज, और कितने लिखा? फिर 6 लिखिए एनबीएफसीज, 6 लिखिए एनबीएफसीज, 7 लिखिए स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, 8 लिखिए, अच्छा इंश्योरेंस में ना दोनों आ जाएंगे, लाइफ भी जनरल भी, वो ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस में दोनों ही आ जाएंगे, लाइफ वाले भी जनरल वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, आरबीआई इशू कर रहा है जी ये रिपोर्ट, आरबीआई इशू कर रहा है ये रिपोर्ट, ये बताया नहीं था पहले, सॉरी, आरबीआई ही इशू कर रहा है ये रिपोर्ट। ठीक है, 8th में ऑल इन्वेस्टमेंट कंपनीज, 8th ऑल इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा राकेश झुनझुनवाला जी, सुना है नाम राकेश झुनझुनवाला? ठीक है, वो काइंड ऑफ वो एक बुल थे शेयर मार्केट में। ठीक है, अब उनकी 2 कंपनीज चलते थे, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म उनका अलग चलता था, इन्वेस्टमेंट फर्म उनका अलग चलता था। ठीक है, या आप में से अगर कोई म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करता है, या जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट होता है, अगर उसमें आप कुछ प्लान परचेज करते हो तो वहाँ आप कुछ कंपनीज के नाम देखते हो, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, या यूटीआई, ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो आपको आपका इन्वेस्टमेंट परचेज करके आगे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का पार्ट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा चलो, ये नाम आ ही गया तो ये भी पढ़ लेते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, हमने पढ़ा था कि एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड बनाए गए थे। यस सर, या हमने कहा था कि एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करने के लिए
ECLGS नाम का एक स्कीम आया था, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। इसी स्कीम के अंडर ये क्रेडिट गारंटी फंड क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो एमएसएमई वालों को तो गवर्नमेंट ने लोन भी प्रोवाइड कर दिया, कम ब्याज रेट पर भी प्रोवाइड कर दिया, और विदाउट कोलेटरल भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक, ऐसे ही अगर हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात करें, मतलब वो कंपनीज जिनका ओनर गवर्नमेंट खुद है, यस, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इसमें गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कैपिटल इन्फ्यूज करते रहते हैं। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट का एक मेजर जो स्कीम कह लो या मेजर जो फंड कह लो, वो है इंद्रधनुष के नाम से। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष भी बोलते हैं इसको। ये ना दो हैं मिशन इंद्रधनुष, एक वैक्सीनेशन के लिए है जिसमें बच्चों को वैक्सीन और लैक्टेटिंग या प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है, और एक इंद्रधनुष है जिसमें कैपिटल इन्फ्यूज करना है। तो ये हम कैपिटल इन्फ्यूज वाला पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट तो अपनी सरकारी कंपनियों में टाइम टू टाइम कैपिटल इन्वेस्ट करते रहते हैं, कभी 2 साल बाद, कभी 4 साल बाद, कभी 5 साल बाद। ठीक है, अब वो कंपनीज बच गए जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, वो कंपनीज बच गए जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आएंगे। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का क्या डेफिनेशन है इंडिया में? इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना होगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का? 250 करोड़। ओके, पक्का? टर्नओवर नहीं होगा वो? टर्नओवर भी नहीं होगा वो? फिर इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा। हाँ जी, अच्छा सुनिए, एमएसएमई की लिमिट्स जब बिल्कुल क्रॉस हो जाएंगी, मतलब मीडियम एंटरप्राइज की लिमिट्स जब क्रॉस हो जाएंगी, तब फिर वहां पे आएगा लार्ज इंडस्ट्रीज का पार्ट। ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट में कितना है, 125 करोड़ और मोर, और टर्नओवर में 500 करोड़ और मोर। ठीक है, मीडियम का पहले जो इन्वेस्टमेंट था वो था 50 करोड़, और टर्नओवर था 250 करोड़, जो कि इस साल बजट में बढ़ा दिया। मीडियम का इन्वेस्टमेंट लिमिट कर दिया 125 करोड़ तक, और टर्नओवर कर दिया 500 करोड़ तक। अब इससे ज़्यादा जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो वो लार्ज इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए ना, लार्ज इंडस्ट्री ने शोर मचाया कि सर एमएसएमई को भी आपने पकड़ लिया, एमएसएमई को भी पकड़ लिया, पीएससीज को भी पकड़ लिया, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भी पकड़ लिया, हम कहाँ जाएं? तो सरकार कहते हैं आप कैपिटल मार्केट में डील करो, आप कैपिटल मार्केट में डील करो, शेयर परचेज करो, सॉरी शेयर सेल करो, बॉन्ड सेल करो, डिबेंचर सेल करो, आपको पैसा मिल जाएगा पब्लिक से। ठीक है, फिर वहां पे कोई नई कंपनी आई जिसका ना ही मार्केट में पहले कोई प्रेजेंस है, ना ही लोगों को उसके बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता है, तो उस कंपनी के शायद शेयर्स जल्दी ना बिके। फिर वहाँ दिक्कत आई। फिर वहाँ गवर्नमेंट कहते हम क्या करते हैं, हम एक फंड क्रिएट करवाते हैं सेबी को बोल के। ठीक है, तो इसका कर्ता धर्ता कौन बना दिया? सेबी, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का। ठीक है, तो अब ये फंड कहता क्या है, पहले इसका मीनिंग लिख लीजिए। It is a privately pooled fund. It is a
privately pooled fund for sophisticated investors, a privately pooled fund for sophisticated investors like angel investors, like angel investors and venture capitalists, angel investors and venture capitalists, so that so that these investors can provide these investors can provide a cumulative investment platform can be provided, लिख लीजिएगा, can be provided. These investors can be provided cumulative investment platforms for regular and uninterrupted investment, for regular and uninterrupted investment. ठीक है. सो जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, वो एंजल इन्वेस्टर हो सकते हैं, वो वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं. ठीक है. वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस होगा? सुने हुए हैं हमने ये दोनों वर्ड्स. यस यस. ठीक है. वेंचर वर्ड का क्या मीनिंग बताया हुआ है? जब भी कोई नया कंपनी एस्टैब्लिश होना है उसे वेंचर बोला जाए. ठीक. तो नई कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए जो कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज वेंचर कैपिटलिस्ट. ठीक है. कंपनी एस्टैब्लिश हो गया, बट कंपनी के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर पाए. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एक बार दोबारा. कंपनी एस्टैब्लिश हो गई है, कंपनी एस्टैब्लिश करने में तो कोई खर्चा नहीं जी. ठीक है. 500 रुपये की फाइल है MOA AOA प्रॉस्पेक्टस की, वो तो ROC से परचेज करके लाएंगे, फिल करेंगे, जमा करा देंगे. ROC बोलेगा ठीक है जी, एक 5,000 रुपये की नोटरी करा लो. ठीक है, तो 5500 में आपकी कंपनी एस्टैब्लिश होगी. बात तो आएगी जब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, ठीक, या से प्रोडक्ट का पेटेंट कराना है, लाइसेंस लेने हैं, तब आपको ह्यूज फंड्स रिक्वायर्ड होंगे. तो कंपनी एस्टैब्लिश हो गई, उसके बाद जब प्रोडक्ट लॉन्च के लिए आपको एडिशनल कैपिटल चाहिए, वो जो आपको प्रोवाइड करेगा वो एंजल इन्वेस्टर बनेगा, कि वो फरिश्ते की तरह आया, आपकी कंपनी को अच्छा चलते फॉर्म में रखने के लिए आपको पैसा प्रोवाइड किया, तो उसको नाम दे दिया एंजल का. ठीक है. इन्वेस्टर है ये, प्रिया नहीं है. ठीक है, फेक नहीं होगा मतलब. ओके. कोई प्रिया नाम की लड़की बैठी है तो गुस्सा ना करना जी, मेटाफोर था सिर्फ. हाँ जी. कौन सा वाला? सीड इन्वेस्टमेंट. और सीड इन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा था कि जो भी कोई कंपनी या गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए, और वो इतना पैसा प्रोवाइड कर रहा है कि जिसके बिना कंपनी एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकती. ठीक है. से मैंने कहा कि मेरे को एक कंपनी एस्टैब्लिश करनी है,
50 करोड़ की, ठीक है। कोई इन्वेस्टर आए ABC, ठीक है, और एक मैं आ गया, हम सब ने 12.5 करोड़ लगाए और नया बिजनेस शुरू कर लिया। ये जो मुझे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये बनेगा वेंचर कैपिटल। ये कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट नहीं था। हो सकता है मेरी कंपनी एस्टैब्लिश हो जाती। अब कंपनी एस्टैब्लिश होने से ना 2 पॉइंट होते हैं, एक वर्ड होता है प्रमोशन और एक वर्ड होता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट, ठीक है। ये तीनों वर्ड से शायद आपको जल्दी समझ आ जाए। प्रमोशन मींस कंपनी को रॉ फॉर्म में एस्टैब्लिश करना, जो मैंने कहा कि हमने उसको कागजों में एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। वो है प्रमोशन कि कंपनी में कुछ लोग प्रमोटर्स बन के आए और उन्होंने कंपनी को लॉफुली एस्टैब्लिश कर लिया। वो कंपनी के प्रमोटर्स होंगे, वो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। फिर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में कंपनी को जितने भी नेसेसरी लाइसेंस चाहिए या कोई अप्रूवल चाहिए वो मिल गए हैं और उन्होंने अपना प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी का बिजनेस है फायर क्रैकर्स बनाना, ठीक। तो उन्हें CPCB दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लाइसेंस लेना होगा कि हम फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। उन्हें अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। पटाखा फैक्ट्री में किस तरीके का डायनामाइट या कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठीक है। उन्हें फैक्ट्रीज एक्ट से परमिशन लेनी होगी कि हमने किस टाइप की लेबर को हायर कर रखा है। देन उन्हें CPCB से इस बात का भी सर्टिफिकेशन लेना होगा कि हम अपनी फैक्ट्री में नॉइस पोल्यूशन फैलने नहीं देंगे, ठीक है। कि हमारे जो फायर क्रैकर्स होंगे उनका कितना लाउड बर्स्ट होगा, वो डेसिबल अमाउंट में कितने होंगे। तो अलग अलग अप्रूवल्स और लाइसेंस ले ली और प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ये इनकॉर्पोरेशन। फिर जब वो मार्केट में जाएंगे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, फिर हम बोलेंगे कि वो कमेंस हो गए, उन्होंने अपना बिजनेस रनिंग फॉर्म में ले आए, ठीक ठीक ठीक। अब जो तो आपको प्रमोशन करने में हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट, वो आपका सीड इन्वेस्ट, ठीक। जो इनकॉर्पोरेशन करने में हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट वो वेंचर कैपिटल, और जो कमेंसमेंट करने में हेल्प करेगा वो आपका एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। अब एंजल वाले पार्ट को यहां क्यों रखा है कि अगर प्रोडक्ट बिका ही नहीं तो फिर सारी इन्वेस्टमेंट बेकार, सारी मेहनत बेकार, कि अगर प्रोडक्ट को मार्केट में ला ही नहीं पाए, ठीक है। वो इसीलिए वो शार्क टैंक वाले अपने आप को एंजल इन्वेस्टर बना के बैठे। हम आपने अगर शार्क टैंक का कोई वीडियो या कोई शॉर्ट वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हाँ जी हमने कंपनी एस्टैब्लिश कर रखी है, रजिस्टर कर रखी है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया है, पेटेंट कर लिया है, हम अपना मार्केट बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो जब भी मार्केट वाले पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है, जो सेल्स को ऑपरेशंस को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे बात करेंगे कि ये एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। डिफरेंस क्लियर? ओके। तो हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें हाँ जी
प्रमोटर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके पास शेयर कैपिटल अवेलेबल हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए जब रिलायंस ने जियो कंपनी को लॉन्च किया सबसे पहले 2017 में, ये टेलीकॉम सर्विसेज में, ठीक है, तो कंपनी को एस्टैब्लिश करने में मदद किया नीता मैडम ने, ठीक है, मुकेश जी की वाइफ ने। अब वहाँ पर नीता मैडम इज प्रमोटर, तो उन्होंने कंपनी को एस्टैब्लिश करने में हेल्प किया, ठीक है, पर उनके पास कंपनी का कोई शेयर नहीं है, ठीक है। मान लीजिए वो कहते कि नहीं नहीं मुझे कोई शेयर नहीं चाहिए, वो मेरे बेटे अनंत के नाम करवा दो, ठीक है। माँ का दिल तो माँ का दिल होता है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो वो कहते जो शेयर शेयर नाम करने हैं वो मेरे बेटे के नाम कर दो, मैं बस कंपनी को एस्टैब्लिश करने में आपका मदद कर रही हूँ। तो वो बन जाएंगे फिर वहाँ पे प्रमोटर। फिर वो ऑनर या चेयरपर्सन या शेयर होल्डर ऐसी वर्डिंग्स में नहीं आएंगे, वो सिर्फ प्रमोटर रहेंगे फिर। ठीक ठीक ठीक, ओके। चलिए अब वापिस आते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट पर। एंजल इन्वेस्टमेंट में हमने क्या कहा कि यहाँ पर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और एंजल इन्वेस्टर्स की, वेंचर कैपिटलिस्ट की मदद करेगा एक सीमलेस अनइंटरप्टेड रेगुलर मैनर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट का करता धरता हमने किसको बनाया? सेबी को, ठीक है। तो अगर किसी एंजल इन्वेस्टर को लगे कि मेरे पास पैसा तो अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊं मुझे नहीं पता, ठीक है। या कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसके पास पैसा तो अवेलेबल है, उसे नहीं पता कि वो कौन सी कंपनी में पैसा अभी इन्वेस्ट करे, तो सेबी कहता कि यार मेरा ना एक फंड है AIF के नाम का, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के नाम का, तुम वहाँ पे पैसा रख दो और तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें ऑन एवरेज साल का कितना रिटर्न चाहिए, ठीक है। मैं आगे किसी शेयर ब्रोकरेज कंपनी को पकड़ूंगा या किसी अंडरराइटर को पकड़ूंगा, उसको बोल दूंगा कि भाई जिस भी कंपनी में इसको इन्वेस्ट करवाना करवा दो, ठीक है। तो आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है? जो इन्वेस्टर है वो बोलेगा मेरा पैसा इन्वेस्टेड है जी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में, ठीक है, जो कि से फॉर एग्जांपल रिटर्न देगा 13% साल का, फॉर एग्जांपल, ठीक। AIF वाले आगे बताएंगे कि हाँ जी हमारा पैसा हीरो मोटोकॉर्प में लगाया हुआ है, बजाज फाइनेंस में लगाया हुआ है, टाटा TCS में लगाया हुआ है, या कहाँ लगाया। क्लियर? सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, बस इसमें आपको म्यूचुअल फंड्स की तरह पर्चियां नहीं दे रहे। म्यूचुअल फंड में तो आपको एक म्यूचुअल फंड की पर्ची मिल जाती है कि लो जी आपका ये रहा म्यूचुअल फंड, इसमें आपकी पर्ची नहीं कोई मिली, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ से FD ऑल्सो, कि मैंने एक फंड में पैसा लगा दिया, बस वो फंड वॉलेटाइल है। क्यों ये FD की तरह काम नहीं कर रहा? FD में आप सिक्योर हैं कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो हिलेगा नहीं, ठीक है। ब्याज तो मिलेगा वो अलग बात है, प्रिंसिपल अमाउंट को कोई हानि नहीं होगी। AIF में ये अनसिक्योर्ड है, ठीक है। AIF वाले आपको पहले ही बोल देंगे कि सर आज अगर आपसे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 13% ब्याज पर, जिसमें साल का आपको 65,000 रुपीज़ ब्याज मिलना है, तो ये श्योरिटी नहीं लेते हम कि एक साल बाद 5,65,000 मिलेगा। 65,000 जो ब्याज मिलना है वो भी वॉलेटाइल है। जिस आगे कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर वहाँ के शेयर प्राइस में कोई दिक्कत आएगी तो आपके फंड के पैसे में भी दिक्कत आएगी। क्लियर? AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नहीं बोला वो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, ठीक है, नो पेन नो गेन, ऐसे 2-4 और कोट तो
जो इन्वेस्टर है ना, एंजल इन्वेस्टर है या वेंचर कैपिटलिस्ट है, उनके माइंड में एक चीज़ बैठी हुई है बड़े ही अच्छे तरीके से, जैसा मैंने भी एक बार आपको वो कोट कहा था मनी वाली क्लास में, दैट मनी सीटेड इज वर्थलेस, मनी फ्लाइंग इज गुड मनी। जो पैसा बैठा हुआ है उसका फायदा ही नहीं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और रिवॉल्विंग जितना ज़्यादा रहेगा पैसा, उनके लिए वही फायदेमंद रहेगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, 2023 में ये कॉन्सेप्ट आता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक सेपरेट स्टॉक एक्सचेंजेस एस्टैब्लिश किए गए जहां पर एनजीओज फंड्स रेज कर सकते हैं, एनजीओज फंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है। इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कैपिटल रेज वर्ड नहीं यूज करना, ठीक है। जब हम कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं, नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं, हम वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कैपिटल रेज करते हैं। यहाँ पे हम कैपिटल वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे फंड्स रेज कर रहे हैं, ठीक है। एनजीओ दैट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से एस्टैब्लिश नहीं किया गया, एंड इट इज ऑल्सो एन एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो प्रॉफिट के लिए भी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं, वो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्लास में वो क्लासमेट वाला एग्जांपल लिया था सीएसआर का, ठीक है। तो जो आईटीसी कंपनी का क्लासमेट विंग है या क्लासमेट ब्रांच है, उन्होंने एक एनजीओ एस्टैब्लिश किया हुआ है शिक्षा के नाम से, जिसमें वो गरीब या अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब शिक्षा एनजीओ कहे कि हमें फंड्स की ज़रूरत है, जो भी हम प्राइवेटली ऑन स्कूल्स रन करते हैं या आंगनबाड़ीज़ में हम बच्चों को हेल्प करते हैं पढ़ने के लिए, तो हमने फ़ंड रेज करने हैं। तो वहाँ पर सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहते कि हम आपके लिए एक सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज बना देते हैं, जहाँ पे कोई भी एनजीओ जो कि साथ में एनपीओ भी है, मतलब वो प्रॉफिट के लिए भी नहीं काम कर रहे, और वो एनजीओ हैं, प्राइवेट एंटिटी हैं, गवर्नमेंट द्वारा क्रिएटेड नहीं है, तो उनके लिए फंड रेज करने के लिए एक सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज बना दिया। कि 2023 में हुआ। 2024 में क्या हुआ, फ्रेमवर्क सेट कर दिया कि वो कैसे फंड रेज करेंगे, फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग फंड्स, रेजिंग फंड्स। कैसे फंड्स रेज करेंगे, इसका फ्रेमवर्क सेट किया गया। फ्रेमवर्क सेट किया गया जिसमें कहा गया दैट दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैन इशू, अब कोई ना कोई तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आएगा कैपिटल मार्केट में। अगर कोई कंपनी ने कैपिटल रेज करना है तो वो शेयर बेच रहे हैं, तो ये कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचेंगे, इसको नाम दिया गया जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जीरो कूपन मतलब नो इंटरेस्ट, एंड जीरो प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे नहीं करना, ठीक है। इसीलिए इसको फंड रेज किया गया बोला है। कैपिटल रेज करने में तो आपको कूपन भी प्रोवाइड करना होगा, ब्याज भी प्रोवाइड करना होगा, और प्रिंसिपल अमाउंट भी आप रीपे करेंगे लायबिलिटी के साथ, ठीक है। यहाँ पर इसलिए हम फंड्स रेज करने का वर्ड यूज कर रहे हैं
तो जीरो कूपन, इंटरेस्ट भी नहीं पे करना, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट आया कि सर ऐसा किया क्यों गया, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर में ये पता चल सके कि डोनेशंस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दान पेटी में जाके 500 रुपये चढ़ाया, कुछ नहीं पता जी कहाँ गया वो पैसा। ठीक है, पंडित खा गए, मौलवी खा गए, पाठी खा गया, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा लगे कि नहीं, जो मेरा डोनेशन है जिस सोशल वेलफेयर पर्पस के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि वो वही यूज़ हो रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसके लिए ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश किए गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो रीच बढ़ गया, कोई एनजीओ है से वो महाराष्ट्र के नासिक में एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म है, पैन इंडिया बेसिस पे काम कर रहा है, तो वो होल इंडिया से कहीं से भी फंड्स रेज कर सकते हैं, उनको ये फ़ायदा होएगा। दूसरा, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज से फंड रेज करेंगे तो उनको सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उनके सेबी पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होएगा। ठीक है, जो डोनेशन प्रोवाइडर है उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में पता होगा कि हाँ जी क्या एनजीओ है, क्या काम करते हैं, और किसी रेगुलेटर के अंडर है, सेबी के अंडर आ जाएंगे अब वो। ठीक, नहीं तो अगर कोई कितना ये स्कैम आज से 10-15 साल पहले चलता था कि मार्केट में वो जगराते की पर्चियाँ काटने वाले लंगर की पर्चियाँ काटने वाले आते थे। लंगर कहाँ है जी, वो संडे को है जी, वो फलानी मार्केट से, वहाँ फलानी मार्केट में जाके देखा कोई जगराता नहीं, कोई लंगर नहीं। ठीक है, तो ये स्कैम चलते थे। अब गवर्नमेंट कहते हैं कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट मैनर में रहेगा। ठीक है, तो जो डोनेशन प्रोवाइडर है उसको भी थोड़ा विश्वास होगा कि हाँ जी मैंने किसी सोशल कॉज के लिए पैसा दिया, वो यूज़ हो रहा है। अब डोनेशन प्रोवाइडर्स को मोटिवेट करना है कि भाई तुम मोटिवेट कैसे होगे डोनेशन प्रोवाइड करने के लिए, कहते जी आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट। डिडक्शन मिल जाएगा इनकम टैक्स में। हाँ जी, जब मैं जब मैंने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे ये इंस्ट्रूमेंट परचेज किया, और जब उसके बाद ये डोनेशन प्रोवाइडर जो होगा, जो ये प्रोवाइड कर रहा है डोनेशन, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेगा तो उसमें वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट पीडीएफ में अटैच कर देगा कि हाँ जी मैंने इस साल सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट परचेज किया है, मुझे इसके ऊपर टैक्स ना पड़े, तो उसके ऊपर टैक्स भी नहीं पड़ेगा। वो इनकम में कंसेशन मिलेगा ना जी। ठीक है, इसका अभी थ्रेशोल्ड लिमिट है शायद 50,000, ये मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ जी, 50,000 जी। कंपनी अगर करते हैं तो देखिए वो कंपनी ही नहीं है ना, वो एस्टैब्लिश ही सोशल वेलफेयर के लिए हुई है, तो इसको सीएसआर में कैसे काउंट करेंगे। अच्छा, अगर कोई कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो सीएसआर में इंक्लूड करेंगे। इसमें ना दो पॉइंट हैं कि अगर तो वो, जैसे अब आईटीसी कंपनी है, आईटीसी कंपनी बोले हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे ये परचेज कर लेते हैं, आईटीसी कंपनी भाई तुम्हारी ही शिक्षा संस्था है और तुम ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे तुम ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल कर लोगे, तब नहीं होगा। हाँ, कोई सेपरेट, एक टोटली सेपरेट एंटिटी अगर इसमें परचेज करेंगे वो सीएसआर नॉर्म्स का पार्ट बनेंगे, वो सीएसआर में काउंट किया जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ही नहीं वापस करना, जब प्रिंसिपल वापस ही नहीं करना तो ना ट्रेडिंग होगी, ना प्रिंसिपल वापस करना है, कोई
ये जो रेट डिसाइड किया जाएगा नॉर्मली जिनका अरे एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। तो कहानी का तात्पर्य भी समझिएगा। और चंडीगढ़ में वो बहुत ज़्यादा लागू होती है कि दिसंबर में सेमेस्टर एग्जाम्स हुए, ठीक है। तो 25 दिसंबर आने वाला था, क्रिसमस आने वाली थी, फिर उसके बाद न्यू ईयर। तो सोचा कि चलो घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है। गोवा गोवा मनाली मनाली टप गए। जितना पैसा सीगा इधर उधर सारा लगाता, दोस्ता तो भी गूगल पे मंगा लिया, सारा उड़ाता, ठीक। फिर जनवरी आ गई, औखा सौखा महीना या कट लिया, ठीक है। फिर आई फरवरी, फिर पैसा चाहिए सीगा, ठीक है। ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ठीक है। फिर स्यापा ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਹੇਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੋਆ ਘੁੰਮਿਆ ਹਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਾਣਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। स्यापे ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ना, तुम्हारे लिए अपने दोस्तों के पास वक्त है, फलाना तिंकड़ा है ना, वो भी स्यापे। पर उन चलो के कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैलेंटाइन पे हम करेंगे कुछ किए वो फलाना तिंक। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗੋਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਿਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਕਲੀ MST, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ MST ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਬੁੱਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਅੰਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾ ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੰਮੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਾੜ ਭਰਨ ਭੇਜੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਬਾਪੂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब तक कोई पर्ची नहीं दिखाओगे पैसा कैसे निकलेगा। चंडीगढ़ 'ਚ ਕਿਵੇਂ लागू ਹੁੰਦਾ 43 से ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ ਸੜਕ ਜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। पर ठीक है, खजाने 'ਚ पैसा तो कढ़ना, कोई ना कोई तो काम दिखाना होगा ना। देखो ये सड़क बनाई है, हमें भी पता है ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर अच्छा 2023 से ये बने हैं, ठीक। नॉर्मली ये माना जाता है कि इंडिया में जितना भी डोनेशन प्रोवाइड हो रहा है ना, वो GDP का 5% है, और वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर में है। मतलब जो रजिस्टर्ड NGOs हैं उनको भी जो मिल रहा है, और जो अनरजिस्टर्ड NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोई आंगनवाड़ी, सारा वो ओवरऑल 5% ऑफ GDP है, ठीक है। तो 5% ऑफ GDP का भी 5% आगे अभी इस पे लागू शुरू नहीं हुआ सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो कितना ही लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं 2 साल में, वो इतना फिजिबल नहीं है, ठीक है। और जैसा आपने बात कहा कि हाँ जो कोई कंपनी होगी वो तो CSR नॉर्म्स में आएगी, बढ़िया है, कंपनी को मत्था नहीं मारना पड़ा। नहीं तो खुद मार्केट में उनको कोई बच्चों के लिए प्ले वे स्कूल खोलने पड़ते, कोई कैंसर ट्रीटमेंट के अस्पताल चलाने पड़ते। और ये कितनी ना एक वो बेवकूफ़ी वाली सी बात लगती है कभी कभी कि CSR नॉर्म्स चला दिए तो जो तंबाकू बेच रहा है वही कैंसर का अस्पताल खोल रहा है, ठीक है। उसके लिए तो बल्कि डबल कमाई होगी, पहले वो तंबाकू बेचेगा, पैसा कमाएगा, तुमको बीमार करेगा, फिर वो अपने अस्पताल में तुम्हारा बिल बनाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा अस्पताल में बिल कम बना देगा, सरकार को बोलेगा मैंने CSR चला रखा है, तो उसने तो एक तीर से 3 निशाने लगा दिए, ठीक है। तो ये पर्चियां हैं, पर्चियां दिखाएंगे तो खजाने से पैसा आएगा, ओके। चलिए ठीक है।